नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा दयात्री दिशाएं क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं रेलवे बोर्ड की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना। रिक्रूटमेंट आई है यानी वैकेंसीज आई हैं। एम्प्लॉयमेंट नोटिस है ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का, CEN नंबर 01/2024। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर में ये वैकेंसी आई है। वैकेंसी की डिटेल जो हम देखते हैं तो रिक्रूटमेंट है असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये वैकेंसी रहेगी, सेंट्रल आपकी सर्विस रहेगी। इसमें एक नोटिस दिया गया है। नोटिस में बताया गया है कि आज से यानी 20 जनवरी से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो रहे हैं एंड क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन जो रहेगी वो 19 फरवरी रहेगी। रात 11 बजे तक 12 बजे तक 11:59 यानी 11:59 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ जो मॉडिफिकेशन या रहेगी या करेक्शन की जो डेट रहेगी, आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी करेक्शन करना, जो चेंज करना है, वो आप 20 फरवरी से लेकर के 29 फरवरी तक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक नोटिस दिया गया है कितने पोस्ट हैं, एज क्या रहने वाली है, पे ग्रेड क्या रहने वाला, टोटल वैकेंसी कितनी है। इसके अलावा आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों पर कि आपकी जो पेपर का पैटर्न है वो क्या रहने वाला। ठीक है पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, क्वालिफिकेशंस क्या हैं आपकी। इसके अलावा एज की तो हमने बात कर ही लिया कि 18 से 30 साल के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और बाकी की क्या क्या इसके डॉक्यूमेंट रहेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप अप्लाई कर सकते हो, रिजर्वेशन किन लोगों को मिलने वाला है, ठीक, एग्ज़ाम कब होगा, इन तमाम सारे डाउट्स के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में। तो जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ज़रूर, क्योंकि जो भी नई अपडेट आती रहती है नोटिफिकेशंस की, एडमिट कार्ड की, रिज़ल्ट की, वो ताकि सारी तमाम सूचनाएं आप तक पहुंच सकें। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो के बारे में, इस नोटिस के बारे में। तो नोटिस कहता है कि आपका जो पोस्ट है असिस्टेंट लोको पायलट की, ठीक है, उस पोस्ट का जो लेवल रहेगा, पे लेवल, वो 7 CPC में रहेगा। लेवल 2 की आपको सैलरी मिलेगी। इनिशियल पे जो आपकी स्टार्टिंग की जो सैलरी रहेगी वो 19,900 से शुरू होगी। इसके अलावा आपको मेडिकल स्टैंडर्ड A1 कैटेगरी का मिलेगा। एज की हम बात करें तो एज आपकी काउंट होगी 1 जुलाई 2024 को, और 18 से 30 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, इसको आप जरूर नोटिस कर लें कि जिन लोगों की एज 1/7/2024 को 30 साल पूरी हो रही है या 18 साल उनके कंप्लीट हो रहे हैं, इस एज ग्रुप के बीच वाले लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी जो हैं RRB के अंदर वो 5,696 हैं। तो बहुत ही भारी मात्रा में ये वैकेंसी आई हैं। तो आप तैयार हो जाएं, फॉर्म जरूर अप्लाई करें, तैयारी जरूर करें। बाकी की हम डिटेल्स अभी आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि जो फॉर्म है वो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन ही भरा जाएगा, ऑफलाइन मोड में फॉर्म नहीं होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों की जो भी प्रेस्क्राइब्ड यानी गिवन जितनी भी एजुकेशन है या टेक्निकल क्वालिफिकेशन है जो आपसे डिमांड की गई है इस फॉर्म में, इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, इसके अलावा अगर आपका कोई रिजल्ट यानी दी गई क्वालिफिकेशंस का रिजल्ट पेंडिंग है, अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जिनका रिजल्ट आ चुका है वही लोग ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन केवल ऑनलाइन सबमिट होंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एंड कैंडिडेट कैन अप्लाई टू ओनली 1 RRB एंड ओनली 1 एप्लीकेशन पर कैंडिडेट। एक कैंडिडेट एक ही एप्लीकेशन भर सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगी, वो हम यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा जो सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट हैं उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए या एज या कास्ट कैटेगरी के लिए, वो सब आप लोगों को साथ में रखने हैं फॉर्म भरते समय, क्योंकि इन सभी की ज़रूरत होगी। ये सभी फॉर्म आपको अटैच करने हैं, अदरवाइज आपका जो फॉर्म होगा वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, सर्कुलर जो क्रूशल जो डेट रहेंगी जिसमें SC ST OBC EWS या EBC स्टेटस की
ठीक है, या फिर अदर बेनिफिट जो आप लेने वाले हैं जिसमें आपको फ़ीस की छूट मिलेगी या रिजर्वेशन की या एज का रिलैक्सेशन मिलेगा, इन सभी के लिए आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो रहेगा वो क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिट से पहले आपका होना चाहिए। इसके अलावा मेडिकल फिटनेस जो आपसे मांगी गई है वो आपके पास होनी चाहिए। कैंडिडेट हु आर फाउंड मेडिकली जो अनसुटेबल अगर पाए जाते हैं इस पोस्ट के लिए, तो उनकी जगह किसी और व्यक्ति की अपॉइंटमेंट कर दी जाएगी। ठीक है, एज हमने आपको बता दिया कि 1/7/2024 को मान्य की जाएगी। 18 से 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। इसके अलावा जो कुछ कैटेगरियां हैं जिनको एज रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे ओबीसी को मिलता है, एससी कैटेगरी को मिलता है, एसटीज को मिलता है, तो उन सभी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो वो उनको रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा। कैंडिडेट को हम अपना एक मोबाइल नंबर और एक पर्सनल ईमेल आईडी एक्टिवेट रखना है, ताकि जो भी सूचनाएं रेलवे बोर्ड की तरफ से हो पूरी रिक्रूटमेंट के दौरान या कोई भी कम्युनिकेशन हो वो आप तक एसएमएस या ईमेल के जरिए आप तक पहुंच सके। ठीक है, ये यहाँ से आपको एक फॉर्म फिल करना है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिल करना है। आफ्टर 29 फरवरी 2024 आरआरबी कोई भी आपके रिप्रेजेंटेशन में कोई भी चेंज मान्य नहीं करेगा, यानी 29 फरवरी तक, यानी 20 फरवरी से लेकर के 29 फरवरी तक के बीच का टाइम आप लोगों को दिया जाएगा, जहां पर आप अपने फॉर्म में कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद में कोई भी करेक्शन अगर आप अपनी एप्लीकेशन में करना चाहेंगे तो वो मान्य नहीं होगा। तो बहुत ही सोच समझ के आप लोगों को फॉर्म फिल करना है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की जो सेकंड स्टेज रहेगी एग्ज़ाम की, जो कंप्यूटर बेस्ड ही होगा, वो आरआरबी टोटल जितने भी कैंडिडेट रहेंगे उसके 15 गुना यहाँ पर वैकेंसी के छाटेंगी। इसके बाद में उनका सीबीटी के जो पहले वाले पेपर के जो नंबर रहेंगे, यानी फर्स्ट स्टेज पे जो आपका एग्ज़ाम रहेगा, उसमें से ये वैकेंसी के टोटल 15 गुना कैंडिडेट को छाटा जाएगा। उनका सेकंड स्टेज पे एग्ज़ाम होगा। फिर जो यहाँ पे क्वालिफाई कर पाएंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, और उन लोगों को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने की है कि जो मार्क्स हैं वो नॉर्मलाइज किए जाएंगे हर स्टेज पे। ठीक है, जितने भी मल्टीपल शिफ्ट रहेंगी उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर रहेगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपके एग्ज़ाम में 1/3 की हर एक रॉन्ग आंसर के लिए, तो चाहे आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम पहली स्टेज का हो या फिर सेकंड स्टेज का हो। कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो तीसरी स्टेज पे रहेगा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हम देख लेते हैं जो जर्नल इंस्ट्रक्शन है वो क्या रहेंगी। एडमिशन की जो रिक्रूटमेंट रहेगी वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल बी प्रोविजनल सब्जेक्ट टू द कैंडिडेट सेटिस्फाइंग ऑल द प्रेस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी कंडीशन। ये सब डिटेल नोटिफिकेशन आप लोग पढ़ लेना। डिटेल नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे काम की जो चीज़ें हैं यहाँ पर जो बहुत ही कम समय में आप लोगों को बता दूँ वो ये रहेगी कि आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए वो फिट होना चाहिए। नहीं, आपका डिस्टेंट जो विज़न होगा वो 6/6 होना चाहिए बिना किसी चश्मे के। ठीक है, विथ फॉगिंग टेस्ट आल्सो। नियर विजन भी आपका 0.6 होना चाहिए विदाउट ग्लासेस, एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, यानी कलर ब्लाइंडेड नहीं होना चाहिए, बाइनोक्यूलर विजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ में नहीं होनी चाहिए, आपकी क्लियर होनी चाहिए ये सारी की सारी चीज़ें। अब इसके बाद में हम देखते हैं जिन्होंने लेंसिक सर्जरी करवाई है, यानी या अदर सर्जिकल प्रोसीजर से अपनी करेक्ट किया है चीज़ें, टू करेक्ट ए रिफ्रैक्टिव एरर आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक है, तो वो इसके योग्य नहीं होंगे, यहाँ पर ये क्लियरली मेंशन किया गया है। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। तो कैंडिडेट हु हैव अंडरगोन लेसिक सर्जरी और एनी अदर सर्जिकल प्रोसीजर टू करेक्ट रिफ्रैक्टिव एरर आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट। कैंडिडेट हैव टू सबमिट डिक्लेरेशन इन एनेक्सर 6A ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, ये यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद में हम देख लेते हैं जो एक्स सर्विसमैन हैं, जिसमें मेडिकल स्टैंडर्ड है फॉर एक्स सर्विसमैन वो थोड़े अलग दिए गए हैं, पैरा 534 ऑफ इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल में दिए गए हैं। ठीक है, जिनको आप
www.indianrailway.gov.in पर जा करके देख सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशंस की क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपकी एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से 30 साल का होना चाहिए। इसके अलावा आप इंडियन होने चाहिए, नेपाल के हो सकते हैं, भूटान के हो सकते हैं, या फिर रिफ्यूजी हो सकते हैं जो तिब्बतन रिफ्यूजी जो 1962 से पहले यहाँ पर आए हैं। ठीक है, ये यहाँ पर दी गई, ये आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर अब एक बात है एज रिलैक्सेशन की, यानी अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन किन लोगों को दिया गया है। तो SC/ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको 5 साल का छूट दिया गया है। OBC जो नॉन क्रीमी लेयर में कैंडिडेट हैं उनको 3 साल की छूट दी गई है। एक्स सर्विसमैन जो हैं और हु हैव पुट इन मोर देन 6 मंथ सर्विस आफ्टर अटेस्टेशन, जिसमें एक्स सर्विसमैन अंडर जो अनरिजर्व कैटेगरी और EWS कैटेगरी के अंदर आएंगे उनको 3 साल की छूट दी गई है। OBC कैटेगरी वालों को 6 साल की और SC/ST कैंडिडेट को 8 साल की छूट दी गई है। ठीक है, कैंडिडेट हु आर सर्विंग ग्रुप C एंड अस्टवाइल ग्रुप D जो भी रेलवे स्टाफ में काम कर रहे हैं, जिन्होंने 3 साल कम से कम वहाँ पर अपना काम किया है, ठीक है, उन लोगों को भी यहाँ पर कुछ छूट दी गई है। तो जो वो लोग जो जनरल कैटेगरी और EWS में हैं वो 40 साल तक एज वाले ग्रुप वाले फॉर्म भर सकते हैं। OBC वाले 43 ईयर्स तक, SC/ST कैटेगरी के लोग 45 ईयर्स ऑफ एज तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। कैंडिडेट जो अभी वर्किंग कर रहे हैं क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ रेलवे ऑर्गेनाइजेशन में सच एज रेलवे कैंटीन्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी और इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, उनको 5 साल की यहाँ पर छूट की गई है अप टू द लेंथ ऑफ सर्विस रेंडर्ड और 5 ईयर्स विच एवर इज लेस। इनमें से जो कोई कम होगा उतनी छूट यहाँ पर दी जाएगी। फीमेल कैंडिडेट जो विधवा हो गई हैं या डाइवोर्स हैं या जुडिशली अपने हस्बैंड से अलग हो गई हैं लेकिन उन्होंने दोबारा से शादी नहीं की है, उनमें से जर्नल और EWS कैटेगरी की महिलाएं 35 ईयर्स तक फॉर्म भर सकती हैं। OBC की महिलाएं 38 ईयर्स तक, SC और ST कैटेगरी की 40 ईयर्स तक की एज तक फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस अप्लाइंग फॉर द पोस्ट फॉर विच मिनिमम क्वालिफिकेशन इज ITI, ठीक है, या फिर कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप जिसने कर रखी है उन लोगों को भी छूट दी जाएगी एज में। इसके अलावा कैंडिडेट हु बिकेम कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 25 ईयर, उन लोगों को भी छूट मिलेगी। अंडर रिजर्व कैटेगरी और EWS के 35 ईयर्स ऑफ एज, OBC के 38 ईयर्स ऑफ एज, SC/ST कैटेगरी के लिए 40 ईयर्स ऑफ एज तक फॉर्म भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ की या उससे पहले की। तो जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई यानी 2 जुलाई 1994 है, ठीक है, यानी उससे पहले जिनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है वो लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा OBC के जो कैटेगरी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1991 से पहले के नहीं हैं, यानी इसके बाद के पैदा हुए होने चाहिए। SC और ST कैटेगरी में जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1989 से पहले की नहीं है वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों की लोअर डेट जो है यानी 1 जुलाई 2006 के बाद पैदा हुए नहीं होने चाहिए, इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, वही लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपसे मांगा गया है कैंडिडेट मस्ट हैव, एक मिनट अंडरलाइन कर देती हूँ मैं, कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी हैव द प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशन या टेक्निकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, जो भी आपकी लास्ट डेट है उसके ऊपर यानी 19 फरवरी 2024 तक आपके पास में टेक्निकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। दोज अवेटिंग रिजल्ट ऑफ देयर फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशन या टेक्निकल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। तो ऐसे लोग जो अभी अपने रिजल्ट का फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, जो कंडीशंस यहाँ पे दी गई है क्वालिफिकेशन की, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यानी आपका रिजल्ट अवेटेड नहीं होना चाहिए, आपका रिजल्ट आ चुका होना चाहिए तभी आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फीस की बात कर ली जाए कैटेगरीज के अकॉर्डिंग, तो फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन यहाँ पे जो दी गई हैं उनको छोड़ करके, तो आउट ऑफ दिस फीस रहेगी आपकी 500 रुपये, ठीक है, और ये शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टेड बैंक चार्जेस ऑन अपीयरिंग ऑन फर्स्ट स्टेज ऑफ CBT, ठीक है। अगर
इसके बाद में हम देखते हैं फॉर कैंडिडेट हु बिलोंग टू SC/ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस। क्वेश्चंस टू कैंडिडेट, EBC शुड नॉट बी कंफ्यूज विद OBC और EWS में कंफ्यूज नहीं होना है। उन लोगों की फीस 250 रुपये होगी और ये भी जो 250 रुपये हैं वो भी रिफंडेड हो जाएंगे। ड्यूली डिडक्टेड बैंक चार्जेस एज एप्लीकेबल ऑन अपीयरिंग इन फर्स्ट स्टेज ऑफ CBT। ओनली कैंडिडेट हु अटेंड CBT 1 विल गेट ए रिफंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन फीस एज मैंशनड अबव। केवल उन्हीं लोगों की फीस रिफंड होगी जो फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्जाम में बैठेंगी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की। अब बात देखते हैं मोड ऑफ पेमेंट। तो मोड ऑफ पेमेंट जो रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। तो आप ये डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड UPI के जरिए आप अपना फॉर्म फीस सबमिट करा सकते हैं। ठीक है। इकोनॉमिकल जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, कैंडिडेट्स आर दोज हुज एनुअल फैमिली इनकम जिनकी रहेगी लेस देन 50,000 आर एलिजिबल फॉर कंसेशनल फीस। ठीक है, उन लोगों को फीस में छूट मिलेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पे दी गई है EBS और EWS दो अलग कैटेगरियाँ हैं। EBC को OBC या फिर EWS के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि EWS कैटेगरी में आप लोगों को पता है कि जो उनकी एनुअल इनकम है वो ज़्यादा मांगी गई है, वो लगभग 7 to 8 लाख के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, शहर में उनका कोई 100 गज का प्लॉट नहीं होना चाहिए, उसके क्राइटेरिया अलग हैं। लेकिन यहाँ पर जिस इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस की बात की जा रही है, जिनको फीस रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, उनकी इनकम एनुअली 50,000 से कम होनी चाहिए, नहीं 50,000 से। जिनकी एनुअल इनकम कम है वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास एक वैलिड इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, डेट ऑफ एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होना चाहिए, जिसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर कोई भी अदर रेवेन्यू ऑफिसर है, तहसीलदार लेवल का, उसके सिग्नेचर उसके ऊपर होने चाहिए, ये यहाँ पर लिखा गया है। इसके अलावा जो आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ऑफ लोकसभा और 4 पर्सन ऑफ देयर ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी, अगर उसने साइन कर दिया उसके भी चल जाएंगे। या फिर राज्यसभा का कोई मेंबर है, ठीक है, या पार्लियामेंट तो उसके भी सिग्नेचर चल जाएंगे। यूनियन मिनिस्टर है तो उसके भी चल जाएंगे। ठीक है, BPL कार्ड धारक जो हैं, अगर उनके पास में सर्टिफिकेट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी किया है, तो वो लोग भी इसकी फीस कंसेशन के हकदार होंगे। अब बात कर लेते हैं रिफ़ंड उनका रहेगा, जो फीस रहेगी। तो जब आप जाएंगे अपना CBT लेवल 1 का एग्ज़ाम देने के लिए, तो उनको क्लियरली मेंशन करनी है अपनी बैंकिंग डिटेल, नेम ऑफ बैंक, अकाउंट होल्डर का नाम, IFSC कोड, तब जा कर के उनकी जो फंड होगा वो रिफ़ंड हो जाएगी आपकी फ़ीस। ठीक है, 400 रुपये, 250 रुपये जो भी एप्लीकेबल रहेंगे। ठीक है, जिसमें से माइनस कर दिए जाएंगे आपके बैंक चार्जेस। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण है कि जो आपका जो क्वालिफ़िकेशंस हैं वो क्या क्या मांगी गई हैं, देख लेते हैं जल्दी से। मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या रहेगा। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कही गई है कि सबसे पहले आपका जो रहेगा फर्स्ट स्टेज का रहेगा कंप्यूटर एग्ज़ाम। ठीक है, फिर सेकंड स्टेज पे भी रहेगा, थर्ड स्टेज पे आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, फोर्थ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर 5वें नंबर पर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फर्स्ट स्टेज के एग्ज़ाम में क्या रहने वाला है आपका, ये 60 मिनट का एग्ज़ाम रहेगा। क्वेश्चन रहेंगे आपके 75, मैक्सिमम नंबर रहेंगे 75। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाएगा। सब मिनिमम आपके पास परसेंटेज होनी चाहिए। जनरल और EWS कैटेगरी के लिए 40%, OBC के लिए 30%, SC कैटेगरी का 30%, ST का 25% होना चाहिए। तो 10 स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे CBT 1 के लिए वो बहुत जनरली रहेंगे इन कन्फर्मेटी विद एजुकेशन। जो स्टैंडर्ड्स आपसे मांगे गए हैं उसी अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें आपसे मैथ पूछा जाएगा, मेंटल एबिलिटी पूछी जाएगी, जनरल साइंस पूछी जाएगी और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जिसमें करंट अफेयर वगैरह, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट, कल्चर, पर्सनैलिटीज़, इकोनॉमिक्स को, यानी करंट अफेयर आपका जो रहता है वही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। CBT 2 में यानी शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट रहेगी
कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम सेकंड स्टेज के लिए शैल बी डन आरआरबी वाइज एंड कम्युनिटी वाइज एज पर देयर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स एंड मेरिट इन सीबीटी 1। जो आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 की नॉर्मलाइज्ड मार्क्स रहेंगे, फर्स्ट स्टेज पे रहेंगे, उसी मेरिट के बिहाफ पे आपको सेकंड स्टेज में एग्ज़ाम देने के लिए बैठाया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ जो कैंडिडेट रहेंगे वो 15 गुना रहेंगे यहाँ पे। इसके बाद में इन लोगों का थर्ड रहेगा पेपर जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड मार्क्स टेस्ट रहेगा। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर आपका रहेगा मेडिकल एग्ज़ाम। बात कर लेते हैं जो सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम है उसमें क्या रहेगा। इसके 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो रहेगा आपका टोटल ड्यूरेशन रहेगी उसमें 2.5 घंटे का, टोटल क्वेश्चन 175 आएंगे, जिसमें से जो पार्ट ए रहेगा वो 90 मिनट का रहेगा और 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट बी 60 मिनट का रहेगा और 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की। नॉर्मलाइजेशन यहाँ भी होगा। मिनिमम मार्क्स यहाँ भी कहे गए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 40%, ओबीसी के लिए आपको 30%, एससी के 30%, एसटी के लिए 25% आपको होने चाहिए। सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। मैथ पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग पूछी जाएगी आपसे, बेसिक साइंस पूछी जाएगी और इंजीनियरिंग पूछी जाएगी। ये यहाँ पर डिटेल्स इसकी दी गई हैं। इसके बाद में आपका जो पार्ट बी रहेगा जिसमें आपको एक सब्जेक्ट चॉइस दी जाएगी, वो सब्जेक्ट चॉइस से आपको एग्ज़ाम देना है। अब बात कर लेते हैं बेसिक चीज़ों की, और वो बेसिक चीज़ ये हैं कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन क्या है, कौन लोग इस चीज़ का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण तो फ़िलहाल इस स्टेज पर आप लोगों के लिए यही है। तो असिस्टेंट लोको पायलट की यहाँ पर दी गई है सूटेबिलिटी फॉर द पर्सन। जो PWBD लोग हैं उनके लिए ये जॉब सूटेबल नहीं है, तो यहाँ पर उनके लिए रिलैक्सेशन नहीं है। ठीक है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको दी गई है, 10वीं पास आपका होना चाहिए। ठीक है। 10th आपकी होनी चाहिए। मैट्रिकुलेशन SSLC प्लस ITI आपको करना चाहिए। ठीक है। तो 10वीं पास अगर आप लोग हैं, यानी 10th आपके पास होनी चाहिए, प्लस ITI का डिप्लोमा अगर आपके पास में है। ठीक है। इन द ट्रेड्स ऑफ, ट्रेड कौन कौन सी है, फिटर हैं आप, इलेक्ट्रीशियन हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हैं, मिलराइट हैं, मेंटेनेंस करने वाले मैकेनिक हैं, मैकेनिक रेडियो टीवी वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हैं मोटर व्हीकल के, वायरमैन हैं, ट्रैक्टर मैकेनिक हैं, आर्मेचर एंड कोयल वाइंडर हैं, मैकेनिक हैं डीजल के, हीट इंजन के, टर्नर मैकेनिस्ट हैं, रेफ्रिजरेशंस के और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक हैं। ये सभी क्वालिटीज़ अगर आपके पास हैं तो आप असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म भर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए है। ठीक है। अब बात करते हैं इसके आगे की सूचनाओं की। इसके अलावा और कौन सी आपकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए जिनके बारे में यहाँ पे बात की गई है। इसके अलावा अगर आपने मैट्रिकुलेशन है, यानी 10th पास आपने कर रखा है, या फिर SSLC प्लस कोर्स कंप्लीट आपने कर रखा है, अप्रेंटिस आपने कंप्लीट कर रखी है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या 3 साल का आपका डिप्लोमा है, ठीक है, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ दीज इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपने डिग्री कर रखी है, डिप्लोमा कर सकता है, किया हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। किस जोन में कितनी वैकेंसियां निकली हुई है ये यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है अहमदाबाद जोन में अंडर जनरल कैटेगरी 95 है, SC की 37 है, ST की 17 है, OBC की 65 है, EWS की 24 है, टोटल 238 हैं, एक्स सर्विसमैन की 24 हैं। तो ये पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है RRB बोर्ड के हर एक जोन के अंदर कहाँ कितनी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। ये डिटेल नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हो। ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, PDF प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। टोटल मिलाकर के जनरल कैटेगरी के अंदर 2499 वैकेंसी है, SC कैटेगरी के अंदर आपकी 804 वैकेंसियाँ हैं। ठीक है। ST कैटेगरी के अंदर 482 वैकेंसी है, EWS कैटेगरी के OBC के अंदर सबसे पहले देखते हैं। OBC के अंदर यहाँ पे 1351 वैकेंसी है, EWS की 560 हैं और टोटल 5696 वैकेंसियाँ हैं और 572 एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी हैं। ठीक है। तो ये थी हमारी डिटेल नोटिफिकेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।
कोई भी डाउट अगर आपका बच गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के जवाब ज़रूर दूंगी। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण सूचनाएं आप तक पहुंच सकें। मिलती हूं मैं अगली वीडियो में ऐसी ही नई सूचना के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।